एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने Amazon में सन 2002 में 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज उस पैसे की कीमत होती 1 करोड़ 18 लाख रुपए और आप उन ख्याली रिटर्न से एक फरारी खरीद सकते थे, एक गोवा में विला खरीद सकते थे, स्विट्जरलैंड की ट्रिप कर सकते थे और ना जाने क्या क्या ख्याली पुलाव पका सकते थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो रिटेल निवेशक होता है उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो कुछ चीज़ में इन्वेस्ट कर दे आज से 20 साल पहले और उसको होल्ड करा बैठे रहे, स्पेशली जब हमें हर दिन अपना पोर्टफोलियो चेक करने की आदत होती है। तो कहना बहुत आसान होता है कि यार हमने 2000 में इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज हम करोड़पति होते, अगर हमने टाइटन खरीद लिया होता राकेश झुनझुनवाला जी के साथ तो आज भी हम इंडिया के सबसे बड़े निवेशक होते। तो ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आज अगर आप 1 लाख रुपए किसी भी स्टॉक में डालते हो और 5 दिन बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि उस पैसे की कीमत 2 लाख रुपए हो गई, तो क्या आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे? आप मुझे जेन्युइनली आंसर देना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो पे हम प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। वो बात ये है कि अगर आपको हर महीने सैलरी मिलती है 50,000 रुपए और उसमें से अगर आप पैसा सेव करके मान लीजिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? अब हाँ, इससे हो ये सकता है कि आपके बहुत धमाकेदार रिटर्न्स ना बने, लेकिन जो भी रिटर्न्स बनेंगे ठीक ठाक अच्छे रिटर्न्स बनेंगे और वो एक रियल रिटर्न्स होंगे जो आप यूज़ कर सकते हो, वो ख्याली रिटर्न्स नहीं होंगे। तो 3 मुख्य बातें समझेंगे। सबसे पहला कि SIP बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। दूसरी चीज़, हम किन इंस्ट्रूमेंट्स में SIP कर सकते हैं। और तीसरा, मैं आपके साथ अपनी स्टॉक लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें मैं खुद SIP करता हूं हर महीने। तो मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट प्रेजेंट करूंगा। मेरी पुश ये नहीं है कि आप भी इन्हीं 10 स्टॉक्स में जाके SIP करते रहो। मैं आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क बताऊंगा, सारे फंडामेंटल्स बेसिक्स पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कि आप चीज़ें कंसेप्चुअली समझ पाओ और अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्ट कर पाओ। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले समझते हैं कि SIP एग्जैक्टली होता क्या है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीके का फाइनेंशियल प्लान है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड मार्केट में, और इस मेथड को हम SIP बोलते हैं। ज्यादा फाइनेंस के पीछे नहीं भागते, एक छोटे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, उसमें से आपके कुछ खर्चे हो जाते हैं और आपके पास बचता है इन्वेस्टेबल अमाउंट 10,000 रुपए का। तो SIP के अंतर्गत आप 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते रहते हो, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट साइडवेज रहे, ये आपके 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने की आदत बनी रहेगी। इस प्लान को हम बोलते हैं SIP बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये SIP आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ म्यूचुअल फंड्स पकड़ लो, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या हो गया? वो हो गया SIP इन म्यूचुअल फंड्स। सिमिलरली, अगर आपने 4 या 5 अच्छे स्टॉक्स पकड़ लिए हैं, उसमें आप हर महीने 10,000 रुपए इन टोटल डालते रहते हो, तो वो क्या हो गया? SIP इन स्टॉक्स। सिमिलरली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और बास्केट्स क्रिएट करी जा सकती हैं जिसमें आप अपनी SIP चला सकते हो। अब आपका नेचुरल सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, SIP समझ गया मैं, लेकिन SIP करने का फायदा क्या है? तो इसके 3 मुख्य एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला मुख्य एडवांटेज है एवरेजिंग बेनिफिट। सो एवरेजिंग बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो मान लीजिए ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, इसको आप मानिए एक SIP अमाउंट कि आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपए मार्केट में डालते चले जाते हैं। तो जितनी भी ये रेड डॉट्स आप देख रहे हो, ये क्या हो गया? आपका इन्वेस्टेड अमाउंट। आप लॉन्ग टर्म में क्या देखोगे कि अगर आप निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस देखोगे, ऑन एन एवरेज निफ्टी ने जितना रिटर्न दिया उतना रिटर्न आपका बन जाएगा आपके SIP बेस्ड पोर्टफोलियो से। ये तो हो गया इसका पहला प्राइमरी एडवांटेज। लेकिन साइकोलॉजिकली समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप निफ्टी 50 इंस्ट्रूमेंट में SIP चलाते हो। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे इस पॉइंट 1 पे, इस समय मार्केट ऊपर है, तो यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपए डाल रहे हो तो आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ निफ्टी 50 मिलेगी कि कम क्वांटिटी ऑफ निफ्टी 50? तो यहाँ पे आपको कम क्वांटिटी मिली। अब मान लीजिए इस पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी अगर आपने अपनी SIP कंटिन्यू रखी तो पॉइंट 2 पे क्या होगा? पॉइंट 2 पे बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट गिर गया है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी परचेज क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो उतना ही डाल रहे हो। तो इससे होता क्या है कि आपको बहुत सॉलिड एवरेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। अब दूसरा की एडवांटेज होता है कि आपको कोई पैनिक और एक्साइटमेंट नहीं होता मार्केट में। एक आपका सिस्टम बन जाता है कि यार मेरे पास सैलरी आएगी, मैं उस सैलरी को उठा के जो भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं उसको हर महीना करता रहूंगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट साइडवेज रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी SIP जारी रखूंगा। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का सिस्टम हो गया। क्योंकि आपने कई बार एक कोट सुना होगा कि, और मैं इस कोट को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, ये कोट पीटर लिंच ने दिया था, जो एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है US के।
उन्होंने बताया था कि लोग अपना पैसा ज्यादा खोते हैं मार्केट क्रैश का इंतजार करने में, क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैं तब इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट क्रैश होगा, तो हम उस चीज के इंतजार में बैठे रहते हैं। तो पीटर लिंच का कहना है कि अगर आप ऐसे ही इंतजार में बैठे रहोगे तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इससे बेहतर तो यह है कि आप इन्वेस्ट करते रहो और अपना इन्वेस्टमेंट सिस्टम फिगर आउट कर लो और उसके हिसाब से निवेश करते रहो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको दूसरा एडवांटेज समझ आ गया होगा कि आपको किसी भी तरीके का पैनिक एक्साइटमेंट नहीं होती मार्केट को देख के, आप अपना एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में, अगेन मैं ये चार्ट पुट कर देता हूं, आप कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स पकड़ लो 3 से 5 साल के बीच में, हमेशा मार्केट ऊपर गया है। इसीलिए जो एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, अगर आप उनको अच्छे इंस्ट्रूमेंट में करो तो आपका अच्छा तगड़ा पैसा बनेगा। अब तीसरा की एडवांटेज एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए आपको कोई खास रिसर्च या ऑब्जर्वेशन नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे आंखें गड़ाए बैठे रहना है और मेरी तरह चश्मा लग जाएगा फिर आपको, तो ऐसी कोई परेशानियां नहीं है। इसीलिए आप एसआईपी मोड आराम से जारी रख सकते हो। अब नेचुरल सवाल यह आता है कि अच्छा सिर्फ एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं या फिर कुछ नेगेटिव्स भी हैं? तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव्स हैं। मैं आपको 2-3 मेजर नेगेटिव्स एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो एसआईपी बेस्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होती है वो बहुत बोरिंग फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, क्योंकि कई बार आप जाओगे पार्क में, आपको अंकल मिलेंगे, वो दुनिया भर की बातें कर रहे होंगे कि आज आईटीसी बढ़ गया और इलेक्शन होने वाले हैं, ये स्टॉक बढ़ जाएगा। अच्छा, गुजरात में अब इस फलाना ढीमका सरकार बनने वाली है तो दूध के रेट बढ़ जाएंगे, तो ये वाला स्टॉक खरीद लो। तो इस तरीके की एक्साइटिंग डिस्कशंस आप पार्क वाले अंकलों के साथ नहीं कर सकते। दूसरा की डिसएडवांटेज होता है कि आप मार्केट को इंटेलिजेंटली टाइम नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि पहले तो आप एडवांटेज बोल रहे थे ये मार्केट टाइमिंग की चीज़, अब आप डिसएडवांटेज बोल रहे हो। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये पॉइंट्स देखो 1 2 3 4 एंड आप हिस्ट्री में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ जब कोई मेजर डिप आया है एंड उस टाइम पे अगर आपने एज ए रिटेल निवेशक इन्वेस्ट करा होता तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बन गए होते। लेकिन अगर आप एसआईपी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग करते हो कि हर महीने हम तो भाई साहब 10,000 रुपए ही डालेंगे, तो आप हाई इंपैक्ट रिटर्न अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाओगे। तो इसीलिए कई बार आपको मार्केट का मूड समझ में आना चाहिए कि मार्केट अभी साइडवेज है या फिर नीचे गिर रहा है, तो आप अपना एसआईपी अमाउंट जो है वो एडजस्ट करते रहो। अब तीसरा डिसएडवांटेज जो एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टिंग का आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम जो एसआईपी करते हैं वो या तो हम इंडेक्स फंड्स में करते हैं या फिर हम म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें नुकसान क्या होता है। जैसे कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, अगर आप इसमें जाके 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा इन्वेस्ट एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है? आपका पैसा भारत के 50 सबसे बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है। अब इसमें समस्या क्या होती है उसकी मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये लिस्ट आपको एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे भी जाके मिल जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सारी कंपनीज निफ्टी 50 में आती हैं और जब भी आप 10,000 रुपए डालोगे निफ्टी 50 निवेश के लिए तो आपका सारा का सारा पैसा इन 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि इन 50 कंपनियों में से हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से कई सारी कंपनियां अच्छी ना हो। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक की बात करता हूं निफ्टी 50 से जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, वो स्टॉक है भारती एयरटेल। आप देख सकते हो कि ये निफ्टी 50 का पार्ट है। अब आप पूछोगे कि आपको एयरटेल पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। ऐसा क्यों? मैं आपको कुछ नंबर्स के थ्रू बताता हूं। तो सबसे पहली बात आप देखोगे कि इसका जो प्राइस मूवमेंट होता है वो बहुत सिक्लिकल होता है। सिक्लिकल का मतलब कि अगर आप एक गलत साइकिल में फंस गए, मान लीजिए यहाँ पे आप फंस गए होते 2008 के आसपास, तो आपका अगले 10-12 सालों तक एब्सोल्युटली जीरो रिटर्न बनता। अब आप बोलोगे कि यार ये चीज़ें तो किसी भी स्टॉक में हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है एंड मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कई सारे बिजनेस बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होते हैं। सिक्लिकल का मतलब जैसे मान लीजिए अभी 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग हुई, अब कंपनी खरीदेगी, फिर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, फिर उस पर वो सर्विसेज बिल्ड करेगी, फिर उसके बाद उसके पास पैसे आएंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो ये पहली एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस बिजनेस के साथ। दूसरी फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि ये एक बहुत हाई डेट बिजनेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.55, यानी कि उसने 1 लाख रुपए की इक्विटी पे करीब करीब 2.5 लाख रुपए की डेट ले रखी है, यानी कि लोन ले रखा है। तो इतनी ज्यादा डेट है इस कंपनी पे। लेकिन समस्या क्या है कि अगर मैं अपना पैसा एसआईपी मोड में निफ्टी 50 में लगा रहा हूं तो वो भारती एयरटेल को भी जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसआईपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। अब आपका नेचुरल सवाल आएगा कि अच्छा यार मेरे को भी इन सब समस्याओं से निजात चाहिए, तो मैं अपना एसआईपी करने का तरीका इंप्रूव
इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। तो जैसा कि हमने समझा कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 का या फिर सेंसेक्स का या किसी भी तरीके के इंडेक्स फंड का। यहाँ पे अपन ने समस्याएं समझ ली। अब दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर दो एसआईपी के मोड में। अब म्यूचुअल फंड्स में समस्या ये है कि कमीशंस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पता नहीं चलता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप अपनी खुद की एक स्टॉक की बास्केट बना लो। बास्केट बनाने का मतलब कि आपने एक तरीके की डलिया बनाई और उसमें आपने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक कर लिए और हर महीने जो आपको 10,000 रुपये या 15-20 हज़ार रुपये जो भी डालना है अमाउंट, वो आप इन स्टॉक्स में एक सिस्टमैटिक फॉर्म में निवेश करते चलो। इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड की तरह कोई कमीशन नहीं देना पड़ता और निफ्टी 50 की तरह आपको सारे के सारे स्टॉक्स में निवेश नहीं करना पड़ता। तो चलिए आप समझते हैं कि आप इस बास्केट को खुद कैसे डिजाइन कर सकते हो और आपको किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। और मैं आपको 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना के भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किन 10 स्टॉक्स में मैं रेगुलरली निवेश करता हूं। तो अगर आप अपने स्टॉक बास्केट बनाना चाहते हो तो आपके पास दो प्राइमरी ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहला ये होगा कि आप एक यूएस स्टॉक्स की बास्केट बना लो और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप एक इंडिया के स्टॉक्स की बास्केट बना लो। मैं यूएस के स्टॉक्स के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि मैं अपना पैसा खुद 20% यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। किस तरीके के स्टॉक्स खरीदता हूं वो भी मैं आपको बता दूंगा और मेरी कुछ यूएस की स्टॉक बास्केट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगा। इनको हम वेस्ट बोलते हैं और वेस्टेड पे जाके आप खुद ये बास्केट्स क्रिएट कर सकते हो। वेस्टेड इस वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं एंड आप पे कोई कमीशन या कोई चार्ज नहीं लगता इन्वेस्ट को क्रिएट करने का। अब आप चाहे वो बास्केट यूएस के स्टॉक्स के लिए क्रिएट करो या फिर इंडिया के स्टॉक्स के लिए क्रिएट करो, आपको तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी तो आप कृपया करके सिंपल स्टॉक्स पकड़ें। सिंपल स्टॉक्स का मतलब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स देख सकते हो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसके रेवेन्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गई सेंसिबल कैश फ्लो कंपनीज। तो कृपया करके ऐसी कंपनीज को पिक करें। दूसरी चीज, आप अगर स्क्रीनर पे जाके देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी इन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियोज बहुत कम होता है। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 2% है। वहीं पे हमने थोड़ी देर पहले चेक करा था भारतीय एयरटेल का डेट टू इक्विटी रेशियो, वो कितना था? 2.55। तो उस पे तो 250% डेट थी और हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मात्र 2%। तो ये तो हो गई सिंपल स्टॉक की डेफिनेशन। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत क्लियर हो और उस पे बहुत कम डेट हो। दूसरा पॉइंट आता है पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो का मतलब कि आप ऐसा ना करें कि आपने जाके टीसीएस भी खरीद लिया, विप्रो भी खरीद लिया, इन्फोसिस भी खरीद लिया और आपने सारे आईटी स्टॉक्स खरीद लिए और उसमें आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपए भर भर के डाले जा रहे हो। तो कृपया करके ऐसे ना करें, एक तरीके का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें। अगर आपने सिर्फ आईटी स्टॉक्स खरीद रखे हैं या फिर सिर्फ आप एफएमसीजी स्टॉक्स खरीदते हो तो होता कई बार ये है कि एक सेक्टर जो होता है वो कई सालों तक परफॉर्म नहीं करता। तो आपका सारा का सारा पैसा उस सेक्टर में ग्रो होना बंद हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार मैंने तो आईटी स्टॉक्स इसलिए इन्वेस्ट करा था कि मेरे से तो लोग बोलते थे कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, मैंने कर दिया अपना सारा पैसा इन्वेस्ट, लेकिन ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, इसलिए स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ नहीं होती। नहीं, ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने एक सेक्टर में ओवर कॉन्सेंट्रेशन कर लिया अपने पोर्टफोलियो का। तो कृपया पोर्टफोलियो डिजाइन का ध्यान रखें। अब चलते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ कि कृपया करके आप इस तरीके के स्टॉक्स पकड़ें जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल से अलाइंड होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं विजय केडिया जी के। तो विजय केडिया एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं भारत के। वो बहुत डेंजरस टाइप की कंपनीज पकड़ते हैं। वो मोस्टली स्मॉल कैप कंपनी होती है, उन पे बहुत ज़्यादा डेट होती है, उनके रेवेन्यूज प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन विजय केडिया जी का क्या मानना है कि यार अगर मैंने 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उसमें से 2 या 3 भी चल निकले तो उनका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लेंगे। उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल हो गई हाईली अग्रेसिव। क्या आपको भी वैसा इन्वेस्टर बनना चाहिए? मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। अगर आपको वैसा इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद है तो आप अपनी बास्केट उस तरीके से डिजाइन करें। लेकिन मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एक नए निवेशक हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके एकदम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू ना कर दें। थोड़ा धीरे धीरे खेलें। आप इनिशियली सेफ खेल सकते हैं और बाद में जाके आप थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए ये 3 बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब मैं फाइनली अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो डिजाइन करके भी बताता हूं कि मैं अपना पैसा एसआईपी मोड में किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं और क्यों। तो मेरे पोर्टफोलियो के 3 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट ऑलमोस्ट 20 से 30% जाता है टेक स्टॉक्स में, जो मैं मोस्टली यूएस में इन्वेस्ट करता हूं।
इंडिया के टेक सेक्टर में मेरे पास सिर्फ TCS का स्टॉक है, लेकिन मेरे बाकी सारे टेक स्टॉक्स जो हैं वो US के हैं। इसमें मेरे पास Amazon, Apple, Microsoft इस तरीके की कंपनी है। अब आपके पास नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि आप US में भी इन्वेस्ट क्यों करते हो, इंडिया में आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलमोस्ट 80% पैसा मेरा इंडिया में जाता है, 20% मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए US में इन्वेस्ट करता हूँ। इस मुद्दे पे मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि मैं US में इन्वेस्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के लिए US में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। आप वेस्टेड चेकआउट भी कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छी ऐप है US स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। मेरा पोर्टफोलियो का दूसरा भाग जाता है फाइनेंस सेक्टर में। इसमें मैं सिर्फ इंडियन कंपनियों में निवेश करता हूं और करीब करीब 40% ऑफ माय पोर्टफोलियो जो है वो फाइनेंस सेक्टर इंडिया में है। इसमें मेरे पास कंपनीज है HDFC बैंक, एक्सिस, ICICI बैंक, HDFC AMC। अब बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे HDFC AMC को लेके, लेकिन मुझे कंपनी पे भरोसा है, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट आता है थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर। तो डिफेंसिव सेक्टर का मतलब कि ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आते अगर मार्केट भी नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, पिडीलाइट, एशियन पेंट्स, इस तरीके की कंपनीज मेरे पास हैं और करीब करीब 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो यहाँ पे जाता है। यहाँ पे क्या मैं US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ? आंसर इज नो। मैं US स्टॉक्स में FMCG कंपनीज नहीं खरीदता, US में मैं टेक कंपनीज खरीदता हूँ एक SIP फॉर्म में। अब चलते हैं फाइनल समरी की तरफ और कुछ मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला, आपको मार्केट इंटेलिजेंटली टाइम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेजर डिप आता है मार्केट में, उस टाइम पे आपको स्टॉक्स डेफिनेटली खरीदने चाहिए और उस टाइम पे आपको अपना SIP अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। अगर आप एक अग्रेसिव मार्केट में हो या फिर बुल रन में हो तो आप थोड़ा सा अपना SIP अमाउंट कम भी कर सकते हो। दूसरा मुद्दा आता है कि आप बोलोगे कि यार SIP तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपये और नेस्ले का स्टॉक आता है करीब करीब 19,000 रुपये का, तो मैं SIP नेस्ले जैसे स्टॉक में कैसे कर सकता हूँ? तो उसमें आप स्टैगरिंग कर लो। स्टैगरिंग का मतलब कि आप हर महीने ना खरीदो, हर 5 या 6 महीने में एक बार खरीद लेना। तो इस तरीके से उसमें आपका SIP हो जाएगा। लेकिन US में आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो, इंडिया में आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। इंडिया में आपको पूरा का पूरा शेयर करना पड़ता है, तो ये स्टैगरिंग आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि आप प्लीज़ वेट एंड वॉच मत करते रहना, SIP फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मार्केट गिरने का इंतजार में लगे रहोगे तो अभी भी लोग 2020 फॉल के बाद आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट 7,500 पे आएगा, तब हम अपना पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि मार्केट 7,500 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मेजर डाउट्स SIP रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उन पे रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज़ ऐसे वीडियोस को लाइक करिए जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनको ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर बना सकें। थैंक यू सो मच एंड मैं आपसे जल्द मिलता हूँ।